नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड के दौरे के दूसरे और आखिरी दिन वो देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य के लिए आंदोलन करने वालों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर शहीदों के परिवार वालों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि शहीदों के परिजनों जो परिवार वाले हैं वो कई साल से बदहाल है। इस बीच उन्होंने दावा किया कि शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सरकार में आना चाहती है और साथ ही दावा किया कि उनकी पार्टी इस बार जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होगी। जिन शहीदों ने जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दी थी वो उत्तराखंड तो अभी सपनों में ही है। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिन लोगों ने लड़ाई की, उनके बच्चे, उनको ना तो शिक्षा मिली, ना स्वास्थ्य मिला, ना रोज़गार मिला। पिछले 20 साल उनके सपनों पे बदहाली के साथ। वहीं शहीद स्मारक के बाद मनीष सिसोदिया देहरादून में प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में पहुंचे और इसमें उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ये कॉन्क्लेव उत्तराखंड के अलग अलग स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। सिसोदिया ने इस बीच कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, खासतौर पर देहरादून तो शिक्षा के हब के रूप में पूरे देश में जाना जाता था। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए शिक्षा की तरफ ध्यान न देने का भी आरोप लगाया। मैं मूल रूप से ऐसा सोचता हूं कि अगर हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं तो एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है। और सपना हमारा यह है कि आज देवभूमि के पास वो संसाधन हैं, वो परंपराएं हैं, वो नॉलेज है कि दुनिया भर के लिए एजुकेशन के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन सकता है। आज जापान में बैठा, अमेरिका में बैठा, यूरोप में बैठा बच्चा, उसकी फैमिली ये नहीं सोचती कि वो इंडिया में पढ़ाए अपने बच्चे को, जबकि इंडिया में बैठे हुए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को जापान, यूरोप, अमेरिका में पढ़ाएं। वो इसलिए क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन की क्वालिटी पे काम नहीं किया। हमने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दी और दुनिया को भरोसा नहीं दिया कि हम अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसी भी राज्य में विधानसभा सत्र की अवधि 60 दिन नियत की गई है, लेकिन बीजेपी सरकार इस नियमावली का पालन नहीं करती। पिछले सत्रों की बात की जाए तो 2017 में बीजेपी ने कुल 3 सत्र आयोजित किए जो सिर्फ 17 दिन के थे। 2018 में यह अवधि 18 रही, जबकि 19 में 3 सत्र कुल 22 दिन चले और 2020 में अब तक 2 सत्र बुलाकर सिर्फ 6 दिन ही सदन की कार्रवाई चल पाई है, जबकि प्रस्तावित सत्र 21 से 23 दिसंबर तक सिर्फ 3 दिन का रखा गया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं भरी पड़ी हैं। विधानसभाओं का जो काम होता है विधानसभा जब से सरकार आई है, ये विधानसभा से बचना चाहता है। ये बड़ा जैसे इस समय फाइट हो रही है यार। एक तरफ कोरोना महामारी से तमाम बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने, हम उस पर हमारे लोग सदन में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है और 3 दिन का सत्र आउट है। तो हमने विरोध स्वरूप यहाँ पर ये जो शैडो विधानसभा बनाई है, हम यहाँ पर जनता के बीच, सड़क पर जनता के बीच मुद्दों को लाना चाहते हैं। कैसे हमारी चुनी हुई सरकार हमारे मुद्दों से भाग रही है। लालकुआ विधानसभा के कांग्रेस नेता और पार्टी के अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य प्रदेश सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दिए और इंद्रपाल आर्य ने अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की और पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि स्कॉलरशिप ना मिलने से पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि गरीबों को मिलने वाली कई पेंशन बंद कर दी गई हैं और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली रकम उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो इंद्रपाल आर्य सरकार को घेरते हुए यहां पे नजर आए।
तो स्कॉलरशिप न देने का उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। हरिद्वार के ज्वालापुर को कुंभ क्षेत्र में शामिल नहीं करने पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि कुंभ क्षेत्र में ज्वालापुर को बाहर निकाल राज्य सरकार ने जनता के पैसे को ठिकाने लगाया है। साथ ही दावा किया कि जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। बीते कई साल से नागा संतों की पेशवाई की शुरुआत फूलजटवाड़ा ज्वालापुर से होती आई है, लेकिन उसी ज्वालापुर को अब कुंभ क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया है, जिसके चलते कुंभ में होने वाले विकास कार्य ज्वालापुर में नहीं हो रहे हैं। वहीं स्थानीय विधायक विकास कार्यों को बेवजह बताने का आरोप लगाते हैं। इसके जवाब में रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा, ज्वालापुर के कुंभ क्षेत्र से बाहर होने की अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। रुड़की में पुराना अस्पताल वाली सड़क पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन बीजेपी नेता ध्रुव गुप्ता ने किया। वहीं शिविर उद्घाटन राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने किया। चिकित्सा शिविर में निःशुल्क ब्लड शुगर, वजन की जांच, फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच की। इस बीच उद्घाटन करने पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी अभी पूरी तरह टली नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। वहीं शिविर का आयोजन बीजेपी नेता ध्रुव गुप्ता ने किया और बताया उन्होंने कि शिविर में करीब 250 लोग पहुंचे और इसका फायदा उठाया। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जिस प्रकार की वह हो रही है, क्योंकि कोई भी मुद्दा संवाद से हल होता है और संवाद में अगर आप कहें कि पहले कानून वापस लो फिर बात करेंगे, तो कानून जो हित में है उनके, वो किसान नहीं कह सकता ये बात, क्योंकि उनके हित में है। उसमें कोई कमी हो सकती है, वो उसके लिए सुझाव दे सकता है। सरकार उस पर सुझाव को मानती है और उसका पालन भी कर रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जिनकी राजनीतिक निष्ठाएं हैं, उनका राजनीतिक एजेंडा है, वो किसान के भले बुरे के बारे में न सोचकर अपने राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो वार्ता सफल नहीं होने देना चाहते, इसलिए वार्ता नहीं हो रही है। और पूरे देश में केवल ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का बिल नहीं है, पूरे देश का बिल है। और चमोली के कोठियाल सेन इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार स्थिर ढंग से ऑनलाइन की परीक्षाएं चल रही हैं और 5 दिन तक चलने वाले इस ऑनलाइन परीक्षा में 1100 छात्र शामिल होंगे। वहीं कोरोना के चलते सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के मुख्य द्वार पर ही सैनिटाइज किया जाएगा और फिर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यानी कोरोना से बचने के वो तमाम जो बंदोबस्त होने चाहिए वो यहाँ पे किए जाएंगे, ताकि कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके और छात्रों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। चमोली के लिए ये बिल्कुल ही एक डेफिनेटली अच्छी खबर है कि इतनी दूरस्थ जगह पर यूकेएससीसी ने एक सेंटर बनाया हमारे यहाँ। और आज सुबह जो है सहायक कृषि अधिकारी का पेपर हुआ है। हमने फीडबैक लिया है बच्चों का, बहुत ही अच्छा रहा। सारे गर्ल्स और बॉयज़ जितने थे सबने कहा कि एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन जो है ऑनलाइन का मोड बहुत अच्छा है, बहुत ईजी हैंडलिंग है। जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जो थर्ड पार्टी ने जो दिया है हमें, बहुत ही अच्छा है। सारे बच्चे उससे काफ़ी उत्साहित हैं। प्रथम बार ये ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश के 4 स्थानों पर इसमें व्यवस्था दी गई है। चमोली जनपद में भी यह व्यवस्था दी गई है इंजीनियरिंग कॉलेज में। और यहाँ पे प्रथम शिफ्ट में AA सहायक कृषि अधिकारी का पेपर संपन्न हो गया, जिसमें 35 बच्चे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी, जिसमें से 30 बच्चे उपस्थित हुए। तो उनसे हमने फीडबैक भी लेना चाहा इस बार परीक्षा के बारे में। तो सभी का ये कहना था कि ऑनलाइन की परीक्षा में उन लोगों को ऑफलाइन की तुलना में और सुविधाएं आसान महसूस लगी। और पौड़ी की एसएसपी रेणुका देवी के निर्देश पर पुलिस और परिवहन विभाग ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें संयुक्त टीम ने वाहन चालकों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और ओवर स्पीड शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की। इस दौरान 11 लोगों के चालान भी किए गए। तो पुलिस
आज हम लोगों ने परिवहन विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोगों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियम से अवगत कराया और साथ ही साथ जो इस समय कोविड-19 महामारी का समय चल रहा है उसके विषय में मास्क पहनने के संबंध में ऐसे सभी वाहन चालकों को आग्रह भी किया गया, जिससे इस समय कोविड-19 की जो बीमारी है उससे बचाव किया जा सके। और रुड़की पुलिस ने हथियारों के बल पर लूट की योजना बनाने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से देसी तमंचे, एयरगन, पिस्टल, चाकू और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लेबर कॉन्ट्रैक्ट मिश्रा बिंदु को लूटने का प्लान बना रहे थे और इस बात की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की इस कामयाबी पर एसएसपी हरिद्वार ने पुलिसकर्मियों को 2500 रुपए के इनाम, जबकि भगवानपुर व्यापार मंडल ने 11,000 का इनाम दिया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर कि 5 लोग डकैती की योजना बना रहे हैं और उनकी भविष्य में एक अन्य वारदात को अंजाम देने की योजना है। इन सभी को हिरासत में लिया गया तो इनके कब्जे से 2 अदद तमंचे, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 2 चाकू और 1 एयरगन पिस्टल बरामद हुई है। इन सभी के नाम कमशः अंकुर और ऋतिक निवासी छपार मुजफ्फरनगर, विशाल और तरुण निवासी देवबंद सहारनपुर तथा सत्यम निवासी भगवानपुर है। इन सभी की योजना मिश्रा बंधु नाम का एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है जो अपने लेबर को उनके वेतन देने के लिए हर महीने की 1 या 2 तारीख को जाता है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। उधम सिंह नगर में लगातार बढ़ते नशे के कारोबार को देखते हुए जहां पुलिस ने तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, वहीं नशे के इंजेक्शन और दवाएं बेचने वालों के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर ने भी मुहिम छेड़ दी है। ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस टीम के साथ एक किराने की दुकान में छापा मारकर भारी मात्रा में नशे के कैप्सूल और इंजेक्शन बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने लगभग आधा दर्जन मेडिकल स्टोर पर भी छापा मारा, जिसमें टीम ने 2 मेडिकल स्टोर से नशे के कैप्सूल और इंजेक्शन बरामद किए। ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी महामंडल है, ड्रग कंट्रोलिंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उनके आदेशों पर आज जो है दिनेशपुर क्षेत्र में जो है मेडिकल स्टोर की जा रही थी। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने नाम छुपाने के तर्ज पे बताया कि बंसल किराना मेडिकल स्टोर में जो है नशे की दवाइयाँ या कुछ दवाइयाँ बेची जाती हैं कैप्सूल टाइप। तो उसके बाद हम यहाँ पर आए, हमने जांच करी तो हमें अंदर से कुछ कैप्सूल्स और कुछ टैबलेट्स मिली हैं, जो कि हमने फॉर्म 16 पर सीज कर दी हैं और इसमें जो है पुलिस द्वारा NDPS एक्ट लगाया जा रहा है और हमारे द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। किच्छा में सहकारी समिति कर्मचारियों ने तहसीलदार जगन मोहन त्रिपाठी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने संशोधित नियमावली 2019 को स्वीकृति न देने की मांग की है। कर्मचारियों का आरोप है कि निबंधक सहकारी समितियों के संशोधित नियमावली समितियों के लोकतांत्रिक स्वरूप की हत्या की कोशिश की है। इस ज्ञापन के जरिए शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सहकारी समिति के सारे अधिकारियों के जो अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है। कर्मचारी आज आंदोलन की राह पर इसलिए हैं कि निबंधक ने एक सेवा नियमावली, कर्मचारी सेवा नियमावली निकाली है, जिसमें उस कर्मचारियों का पूरा जो हित हैं असुरक्षित हैं और कर्मचारी के हितों के विपरीत अगर कोई भी ऐसा आदेश पारित करता है तो हम सारे कर्मचारी एकजुट होकर के ऐसे ही किसी नियमावली का विरोध करेंगे और आने वाले समय में हम आंदोलन चलाएं, भूख हड़ताल करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम माननीय उच्च न्यायालय भी जाएंगे। बेहद अफसोस के साथ आज तहसील प्रांगण में अपने कर्मचारियों के साथ आना पड़ा। अफसोस इस बात का कि सहकारिता हमारे देश की नींव है, जिसको पूरा उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारियों के हित में आज तक काम चलता है, कर्मचारियों से सहकारिता चलती है, क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारियों का हनन किया जा रहा है
कुछ नियमावली ऐसी मंजूर की जा रही है जिसकी जानकारी हम लोगों के संज्ञान में आई है, उससे बेहद कर्मचारी नाराज है। कर्मचारी, अधिकारी, सहकारिता के लोग जितने भी हैं वो बड़ा परेशान है, क्योंकि अगर उनके जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि उनको शासन से तय होगा, जिले स्तर पर तय होगा कि उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता अपने आप में एक धरोहर है। रुद्रपुर के किच्छा रोड पर एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी पे सवार भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्कूटी सवार भाई बहन रेलवे स्टेशन जा रहे थे, इस बीच जो हादसा हुआ। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। लेकिन कैसे तेज रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली, ये खबर बताने के लिए काफी है। और इसी तरीके से कहीं पे तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी और कहीं पे नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ता है, जिस वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। ये एक रात एक एक्सीडेंट हुआ था, ये जहाँ रामपुरा चौकी क्षेत्र में कूड़ा डलता है तो वहीं एक एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें दोनों को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। पंचायतनामा भर के पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसके अलावा सर वो शराब का जखीरा पकड़ा था, क्या मामला था, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये एक पाम ग्रीन कॉलोनी है, उसमें एक घर के अंदर शराब बनाई जा रही थी, तो उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें 7 लोग नामजद हैं, उनके खिलाफ बेचना जारी है, आगे कार्रवाई की जाएगी। और कीर्तिनगर में अलकनंदा नदी में शव तैरता हुआ दिखाई दिया। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक बरामद हुआ शव पुरुष का है, जिसकी उम्र करीब 17 से 20 साल के बीच की है। पुलिस का अंदाजा है कि शव 1.5 से 2 महीने पुराना है और शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। डोईवाला में जंगली हाथी लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। यहां जंगल के आसपास के इलाकों में हाथी जमकर उत्पात मचाते हैं और फसलों को भी खराब कर रहे हैं। इस बीच आज सुबह जंगल से घरों के सामने से होते हुए गन्ने के खेत में हाथी घुस गया और काफी फसल खराब कर दी। गांव के लोगों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई और कार्रवाई करने की बात कही। फूलों की घाटी नेशनल पार्क के शीतकालीन निरीक्षण हो गया और पार्क कर्मियों का गश्ती दल को आधे रास्ते से लौटने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल घाटी में बर्फबारी और पैदल रास्ते के टूटने के चलते पार्क कर्मियों का हाईटेक गश्ती दल पार्क के बीच से ही लौट आया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे देश की धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की सुरक्षा शीतकाल में बर्फबारी के बीच दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते रुड़की शहर का तापमान 0 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। इस बीच रुड़की के NH 73 पर गंग नहर के पुल पर बने फुटपाथ पर कई दिनों से कुछ लोग अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। खड़े हुए हैं रुड़की की गंग नहर के किनारे। ये एक पुल है जहां से हर वक्त NH 73 के वाहन आते जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आशियाने यहाँ पर कुछ लोगों ने आर्जी तौर पर बनाए हुए हैं। हालांकि सर्दी और धुंध इस वक्त कड़ाके की यहाँ पर पड़ रही है। बात करें रुड़की क्षेत्र की तो यहाँ पर सुबह धुंध होती है और रात तक यहाँ पर धुंध का माहौल रहता है। लोग बड़े ठंड से सिकुड़ रहे हैं और घरों में दुबके हुए अक्सर ये लोग रहते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहीं पर ये गंगा जी यहाँ पर बह रही हैं और इसकी वजह से भी यहाँ पर कितनी ठंड का माहौल यहाँ पर हुआ होगा आप देख सकते हैं। वहीं पर ये लोग कुछ लोग इसी फुटपाथ पर पड़े हुए हैं। बड़ी शर्मनाक बात है कि कोई जनप्रतिनिधि शायद इनको नहीं देख पा रहा है। सभी की आंखें मूंदी हुई हैं। रात हो या दिन ये लोग इसी फुटपाथ पर यहीं पर लेटे रहते हैं। यहीं पर इन्होंने अपना रैन बसेरा बनाया हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए जनप्रतिनिधि दावे करते हैं कि हमने रैन बसेरे बनाए हैं,
तमाम सुविधाएं गरीबों के लिए दी है, पर कोई सुविधा यहाँ पर इन लोगों को देखकर, ख़ास तौर पर देखकर तो नज़र नहीं आती। इन्हीं से जान लेते हैं कि कौन लोग हैं और यहाँ किस तरह से अपना जीवन यापन ये कर रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम जवेदा है। कहाँ की रहने वाले मैं हो? कलकत्ता के। तो यहाँ पर फुटपाथ पर आप पढ़ते हैं, लेटते हैं, रहते हैं, रात को किस तरह से कैसे करके काट रहे साहब, कोई है ही नहीं, किसी करके कोई सिरत से जिंदगी काट रही है। क्या ठंड नहीं लगती? ठंड तो लगता, क्या किया जाए, आप लोग को सहारा में बैठी पड़े हन, गरीबी हन, कोई है ही नहीं, कहाँ जाएंगे साहब, आप ही लोग का आस्थाना में पड़े हन। तो रात को भी यहीं पर? हाँ। कोई रैन बसेरा कहीं जाते नहीं रहे? नहीं। कोई आया है यहाँ पर आपको पूछने को? नहीं। क्या किस तरह से जीवन यापन करते हैं, खाना कैसे खाते हैं आप लोग? जैसे कभी कोई आता है तो 2 रोटी दे जाता है तो इसको खा के जीता है। जैसे नीचे गंगा बह रही है और यहाँ पर आप सड़क किनारे पड़े हैं, तो आपको ठंड नहीं लगती जितना कड़ाके की ठंड है? ठंड लगता है, मगर क्या करो, आप लोग के जिए से हम लोग यहाँ जिए हैं। तो एक शख्स और हमारे साथ यहीं पर मौजूद है जो कि यहाँ से गुजर रहे थे, उनसे जान लेते हैं कि इन लोगों की पीड़ा कितनी है, क्या लगता है। जिस तरह से यहाँ पर लेटे हुए हैं, ठंड से 2-4 हैं, तो क्या लगता है किस तरह का जीवन इनका मानेंगे? सर मेरी आपसे एक ही निवेदन है जिला प्रशासन से, ये आदमी जो सड़क पर पड़े हुए हैं, कितने ठंड लगती है, ठंडा मौसम है, इनको रैन बसेरा तो नहीं है, इनको लकड़ी की या अन्य सुविधा इन लोगों को दी जाए। मैं तो इन लोगों का, आप लोगों का बहुत ही आभारी हूँ जो आप लोग इनकी पीड़ा को समझते हैं। नगर निगम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस, अन्य कोई भी किसी किस्म का कोई प्रतिनिधि इसमें इनका सहयोग नहीं करता। ये आदमी बहुत ही गरीब हैं। गरीब क्या, मैं देखता हूँ, मैं घूमने के लिए आता हूँ तो ये देखता हूँ ये आदमी कितने परेशान हैं, कितने हैं। तो मेरी जिला प्रशासन से, नगर निगम से यही निवेदन है, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, इनकी भोजन की व्यवस्था की जाए। भोजन तो जनप्रतिनिधि भी और भी लोग दे देते हैं, तो मेरी यही आपसे निवेदन है, इन्हें कपड़ा और अन्य सुविधा और ये जो है जो तो लकड़ी की सुविधा जो नगर निगम से मिलती है। तो मेरी मेयर साहब गोयल से भी यही निवेदन है, आप इन लोगों को ध्यान देखो, आप इनका भ्रमण करो, रात्रि में आकर इनका देखो, भ्रमण करो। और भी आए, बत्रा जी भी आए या और जो अन्य आदमी है वो आए, इनके देखो, इनको कंबल भी दिया जाए, इनको और सुविधा भी दिया जाए। हालांकि अगर बात करें, आम रोड है, यहाँ पर सभी लोग चलते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से गुजरते होंगे, वो भी इन्हें देखते हैं, तो क्या मानते हैं कि वो उन्होंने देखा क्या है इन्हें? ये मैं तो यही मानता हूँ, जनप्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक भी है भी और भी अन्य सभी लोग यहाँ से गुजरते हैं। शायद मेरे हिसाब से मंत्री जी भी यहाँ से गुजरते हैं। यह रोड ही देहरादून रोड है, तो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो मेरा यही सबसे निवेदन है, मैं सबसे हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना करता हूँ, मेयर साहब सभी और सभी प्रशासन सभी इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, गरीब आदमी है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो NH 73 पर ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और रात दिन यहीं पर लेटे रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना तक यहीं ये लोग बना लेते हैं। तो अगर बात की जाए जनप्रतिनिधियों की, तो तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ से गुजरते होंगे, क्या वो अनदेखा कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल उठकर खड़ा होता है। हालांकि यहाँ से अगर बात करें, कुछ ही दूरी पर गंगनहर कोतवाली भी है, हालांकि पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचते हैं, पर कोई भी इन लोगों की तरफ देखने को तैयार नहीं। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार किस तरह से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं और कितना भयभीत इनका ये जीवन यहाँ पर व्यतीत हो रहा है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।